द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मानव नेत्र को पढ़ रहे थे, पिछला जो हमारा फिजिक्स के ऑप्टिक्स में जो लेसन था वो मानव नेत्र के बारे में उसमें हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसी की पार्ट 2 को मतलब मानव नेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जरा सा आगे बढ़ने से पहले सीधे सीधे आते हैं कि जो पिछला जो हमारा क्लास था उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको एक बार हम लोग मात्र 2 मिनट में रिमाइंड करते हैं फिर से और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके होंगे कि मनुष्य का नेत्र जो है वो इस एक गोले की तरह होता है, गोलीय होता है और जो सबसे बाहरी परत है, ये जो सबसे बाहरी परत जो सफेद रंग का परत आपको दिखाई पड़ रहा है, इस सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं या स्क्लेरा कहिए। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये सेकेंड लेयर जो है ये कोइराइड कहलाती है, कोइराइड कहलाती है, जो आप लोग जान रहे हैं कि नेत्र के भीतर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकने का काम करता है। ये आगे वाली जो आप परत देख रहे हैं, आंख के आगे में जो एक उभारदार संरचना बनती है जो पूरे नेत्र के ऊपर एक आवरण की तरह होता है, पारदर्शी हिस्सा होता है, नेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये हिस्सा आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये कॉर्निया है। और उसके बाद कॉर्निया के भीतर वाली जो परत होती है जिससे कि आंखों के रंग का निर्धारण होता है, उस परत को हम लोग यहाँ पे इस चित्र में आप जूम करके देख सकते हैं। जो ये हरे रंग का जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वैसे भिन्न भिन्न व्यक्तियों के आंखों के आइरिस का रंग भिन्न भिन्न होता है और जो आइरिस का रंग होता है उसी के आधार पे आंखों के रंग का निर्धारण होता है। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इस हिस्सा को हम लोग आइरिस कहते हैं, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। उसके बाद आइरिस के मध्य में जो एक सूक्ष्म गोलाकार छिद्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस छिद्र को हम लोग आंख की पुतली कहते हैं और जिसका काम क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। आंख की पुतली, आंख की पुतली या फिर हम इसको प्यूपिल्स कहते हैं, आंख का तारा कहते हैं, ठीक ना। और इसका मुख्य काम क्या है कि आंख के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करेगा, दरअसल उस प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण प्यूपिल्स के द्वारा ही होगा, मतलब आंख की पुतली के द्वारा ही होगा। तो यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे और अब हम लोग आज के इस क्लास में आगे बढ़ते हैं कि ये नेत्र का जो लेंस है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं, मतलब आज की हमारी जो मूल टॉपिक हो गई सबसे पहले वो हो गई नेत्र लेंस। नेत्र लेंस तो हम जानते हैं कि आंख की जो पुतली है हमारी, आइरिस के पीछे कह लीजिए या आंख की पुतली के पीछे प्रोटीन का बना हुआ एक जेलीवत पदार्थ होता है, एक उत्तल लेंस होता है। उसी उत्तल लेंस को हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो नेत्र लेंस है ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस को चूंकि हम लोग अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं, उन्नतोदर लेंस के भी नाम से जानते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आंख के भीतर जो लेंस है वो एक उत्तल लेंस है या वो एक अभिसारी लेंस है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अब जो आगामी परीक्षा सब जो हो रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह, वहां पे कई सारे, मैं बार बार इस चीज को इंगित करता हूं कि नाम को ध्यान पे रखना बहुत जरूरी है। और अक्सर आप देखिएगा कि इस लेंस को हम लोग जो अगर ढंग से देखें तो ये उभयोत्तल लेंस है, ये उभयोत्तल लेंस है, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बायो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसी को हम लोग बायो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, बायो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि आप उत्तल लेंस को पढ़ चुके हैं, इससे पहले उत्तल लेंस को हमने परावर्तन के दौरान, अपवर्तन के दौरान उत्तल लेंस को बताया था कि उत्तल लेंस 3 तरह के होते हैं। अगर समतल के साथ उत्तल को मिला दिया जाए, एक सतह समतल हो दूसरा सतह उत्तल कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग समतल उत्तल लेंस कहते हैं। अगर पहला सतह अवतल हो दूसरा सतह ऐसे उत्तल हम कर दे तो इस अवतल जोड़ उत्तल, इसको अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। और अगर जिसका दोनों सतह उत्तल हो, पहला पृष्ठ भी उत्तल हो और दूसरा पृष्ठ भी उत्तल हो, दरअसल इस लेंस को उभय जोड़ उत्तल, दोनों उत्तल है, तो इसलिए हम लोग इसको उभयोत्तल लेंस कहते हैं या फिर इसको उत्तलोत्तल लेंस के भी नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं बायो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे आंख में जो लेंस है
वो लेंस हमारा कैसा लेंस है? बायोकॉन्वेक्स लेंस है। या आप कह सकते हैं कि जो बिहार पुलिस वगैरह का, दरोगा वगैरह का जो एग्जामिनेशन होते हैं, या जो अन्य राज्यों के जो छोटे मोटे एग्जामिनेशन होते हैं, अक्सर वहां पे उत्तल लेंस आपको विकल्प में मिल जाएगा, तो आराम से आप उत्तल लेंस को पिक कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है उभयोत्तल लेंस, बायोकॉन्वेक्स लेंस को। अब जरा लेंस के बारे में हम लोग आगे आते हैं, इसकी अगली डायमेंशन को देखते हैं कि नेत्र लेंस जो है, इसका अगला जो सिरा आप देख रहे हैं, आगे वाला जो परत है, चूंकि लेंस में दो अपवर्तक सतह हैं, तो पहला जो अपवर्तक सतह है, ये अपवर्तक सतह, इसका कर्वेचर जो होता है, अगर आप देखिए तो वो कर्वेचर कम होता है, कम कर्व है, यानी इसकी वक्रता जो होती है, अगर इस लेंस को यहां पे हम पेन डाउन करने की कोशिश करें, तो देखिए ये लेंस जो होता है, आगे वाला जो सतह होता है इसका, ये थोड़ा सीधा होता है, और जब सीधा होगा तो आप लोग जान रहे हैं कि जब इसकी कर्व कम है तो वक्रता त्रिज्या ज्यादा बन जाएगी, इसकी फोकस दूरी ज्यादा बन जाएगी। तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और इसकी वक्रता कम होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि जो लेंस का, जो हमारा जो मानव नेत्र लेंस है, उसका जो अगला सरफेस है, अगला जो सतह है, आपको उस सतह की वक्रता कम होगी, वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगा। मतलब अंग्रेजी में अगर इसको समझिए तो इसका कर्वेचर जो है वो कर्वेचर कम होगा, और उसका जो उस कर्व का जो रेडियस होगा वो रेडियस आपको बड़ा बन जाएगा। जबकि पीछे वाला जो ये सरफेस है, ये जो सतह है, मतलब आंतरिक जो अपवर्तक सतह है, वो आंतरिक अपवर्तक सतह थोड़ा अधिक वक्र होता है, ऐसे होता है। आप देखेंगे कि इसकी वक्रता जो है वो अधिक होगी, जिसके कारण क्या होगा कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो छोटी हो जाएगी। ये छोटा सा गोला बनाएगा, अगर हम इसको डॉटेड लाइन से समझने का प्रयास करें तो छोटा गोला बनाएगा, जबकि ये जो सतह है ये बड़ा गोला बनाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी और इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि नेत्र में जो हमारा उत्तल लेंस है, उसका जो पहला सतह, पहला पृष्ठ है, उसकी वक्रता जो होती है कम होती है, वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। जबकि जो आंतरिक सतह है, दूसरा सतह जो है, भीतर वाला जो सतह है, उसमें अगर हम देखने का प्रयास करें तो उसकी वक्रता ज्यादा हो जाएगी, और जिसके कारण उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाएगी। और अहम बात कि हमारे आंख में जो ये लेंस है, ये लेंस जो है, ये जिन तंतु के द्वारा जुड़ा होता है, जिस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है, या अपनी स्थान पर आंख में फिट होता है, दरअसल उसे हम लोग कहते हैं सिलियरी पेशी कहते हैं, या उसी को हम लोग पक्षमावी पेशी कहते हैं। सिलियरी मसल्स अंग्रेजी टर्म है, और उसको हिंदी में हम लोग पक्षमावी पेशी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी कि हमारे नेत्र का लेंस किसके द्वारा फिट है अपनी स्थान पे, तो वो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, या जिसको हम सिलियरी पेशी कहते हैं, उस सिलियरी पेशी के द्वारा अपनी स्थान पर फिट होता है। और इसी सिलियरी पेशी में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जो तनाव उत्पन्न होता है, ये जो सिलियरी पेशी है, यही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने का काम करता है। कभी यह नेत्र लेंस को पतला कर देगा, कभी नेत्र लेंस को मोटा बना देगा। तो कैसे बनता है हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे आंख में उत्तल लेंस है या उभयोत्तल लेंस है, बायोकॉन्वेक्स लेंस है, उसका अगला सतह जो है, इसकी वक्रता कम है, वक्रता त्रिज्या ज्यादा है। जबकि आंतरिक जो सतह है, ये आंतरिक सतह, इस आंतरिक सतह का क्या है, वक्रता अधिक है और वक्रता त्रिज्या कम होती है। और जिस संरचना के द्वारा नेत्र लेंस हमारी आंख में फिट होता है, उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी पेशी कहते हैं, या उसको हम लोग पक्षमाभी पेशी के भी नाम से जानते हैं। मतलब अगर सिलियरी पेशी के संदर्भ में समझने का प्रयास करें, सिलियरी पेशियां, या इसी को हम लोग पक्षमाभी पेशी के भी नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग पक्षमाभी पेशी, पक्षमाभी पेशियां। तो हमारा सिलियरी मसल्स जो है, ये क्या चीज करता है, तो इसी के द्वारा नेत्र लेंस अपने स्थान पे फिट रखता है, यानी नेत्र लेंस को अपने स्थान पर फिट रखता है ये। और एक पॉइंट बनता है यहां पर
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि नेत्र का स्वतः समायोजन किसको कहते हैं। एकोमोडेशन कहा जाता है इसको, स्वतः समायोजन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए एक पॉइंट आपको बनता है, नेत्र लेंस का समंजन क्षमता या इसी को हम लोग ससंजन क्षमता के भी नाम से जानते हैं। ससंजन क्षमता, या इसके लिए एक टर्म जो प्रयोग किया जाता है, जो टर्म है कि इसके लिए हम प्रयोग करते हैं नेत्र का स्वतः समायोजन या नेत्र लेंस का स्वतः समायोजन। तो हम लोग ध्यान देंगे कि नेत्र लेंस का स्वतः समायोजन क्या है। यहां से क्वेश्चन आपको जो है वो फंसाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से ट्रैप कर लिए जाएंगे। आज के जो आयोग जिस तरह से विकल्प के साथ वो छेड़छाड़ करते हैं, जिस तरह से विकल्प को प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यकीनन आप उसके जाल में ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे परीक्षा हॉल में। तो यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि नेत्र लेंस किसके द्वारा फिट है अपनी स्थान पे, सिलियरी मसल्स के द्वारा, तो कंफ्यूजन आ जाता है कि समंजन क्षमता के समय हम नेत्र लेंस को पिक करें या सिलियरी मसल्स को पिक करें। तो इस कंफ्यूजन को आज दूर कीजिए। पहले देखिए यहां पे ध्यान से होता क्या है कि पहले समंजन क्षमता का मतलब समझते हैं हम लोग, फिर इस चीज को एक बार फिर से समझने का। समंजन क्षमता का मतलब होता है कि जैसे आप पहले कैमरे से जब फोटो खींचा जाता था, फोटोग्राफिक कैमरे की अगर हम बात करें, तो फोटोग्राफिक कैमरे से क्या होता है कि अगर वस्तु नजदीक में है तो हम उसकी फोटो खींच लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो दूर में होता था तो कई दफे क्या होता था कि कैमरा लेके हमको उस वस्तु की तरफ ऐसे मूव करना पड़ता था, आगे जाते थे फिर पीछे आते थे। उसमें क्या होती है कि चूंकि कैमरे में जो उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी नियत है, फिक्स है, नहीं बदली जा सकती है। इसीलिए हमको क्या होता है कि भिन्न भिन्न दूरी पे अगर जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उसका अगर फोटो लेना है, वस्तु का, ऑब्जेक्ट का इमेज लेना है, तो हमको कैमरा को लेकर आगे पीछे जाना पड़ता है। उसके बाद देखिएगा कि कैमरे में थोड़ी सी नवीन टेक्नोलॉजी आई, आगे में लेंस लगाया गया, उसको घुमाकर कैमरे के आगे में देखिएगा, कुछ कैमरे के आगे में घुमाने वाला लेंस होता है। तो वो क्या किया जाता है, उसको घुमाकर लेंस को आगे पीछे किया जाता है। पहले क्या होता था कि जो कैमरा मैन है, जो जिसके हाथ में कैमरा है, वही वस्तु की ओर कभी जाते थे, कभी पीछे आते थे। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप हुई तो आपको घुमाने वाला दिया गया, जिससे जो लेंस है कैमरे का, उस लेंस को आगे पीछे किया जा सके। तो वहां पे भिन्न भिन्न दूरी पर जो वस्तु है उसके लिए हम लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करते हैं। लेकिन मानव के अगर नेत्र की बात करें, जब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं, तो ह्यूमन आई में बड़ी अनोखी व्यवस्था है कि कोई भी वस्तु जहां पर भी हो, चाहे नेत्र के नियर पॉइंट में हो या फार पॉइंट पे हो, चूंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारी जो रेंज ऑफ विजन है, ह्यूमन आई की जो रेंज ऑफ विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी होता है। हमारे देखने की जो दृष्टि विस्तार है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, चाहे वस्तु 25 सेंटीमीटर पे हो, 1 मीटर पे हो, 2 मीटर पे हो या इंफिनिटी पे हो। तो भिन्न भिन्न दूरी पर जो वस्तु है, उस वस्तु का प्रतिबिंब हर हाल में रेटिना पर बने, इसके लिए नेत्र लेंस क्या करता है कि ये अपनी फोकस दूरी को स्वतः बदल लेता है। मतलब अगर वस्तु नजदीक में है तो उसका ऑब्जेक्ट रेटिना पे बनाने के लिए क्या करेगा, वो अपनी फोकस दूरी को कम कर लेगा। और अगर वस्तु आंख से दूर में है तो उस वस्तु का भी इमेज रेटिना पर बने, इसके लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर सारांशतः समझने का प्रयास करें तो भिन्न भिन्न दूरी पर जो ऑब्जेक्ट है, भिन्न भिन्न दूरी पर जो वस्तु है, उस वस्तु का प्रतिबिंब हर हाल में रेटिना पर बने, इसके लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को स्वतः बदल लेती है।
दरअसल ये जो क्षमता है नेत्र लेंस की, इसी क्षमता को हम लोग नेत्र लेंस की समंजन क्षमता या इसको हम नेत्र लेंस की ससंजन क्षमता कहते हैं। ये जो क्षमता है यही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता या ससंजन क्षमता के नाम से जानी जाती है। इसी को हम लोग नेत्र लेंस का स्वतः समायोजन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग एकोमोडेशन शब्द प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आप कह सकते हैं ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट चल रही है हमारी आंख के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर ढंग से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ससंजन क्षमता वस्तुतः है क्या, कि भिन्न भिन्न दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हर स्थिति में रेटिना पर बने, इसके लिए नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी बदल लेता है। इस क्षमता को ससंजन क्षमता कहते हैं। अब टेक्निकल बात यह है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसे बदल जाती है। तो यह कमाल करता है सिलियरी पेशी, सिलियरी मसल्स। होता क्या है कि जब आप इस लेंस को देखिए ध्यान से, ये चूंकि किसके ऊपर टिका हुआ है, सिलियरी मसल्स के ऊपर। जब वस्तु दूर में होगा तो सिलियरी मसल्स क्या करता है कि इसको खींच लेता है और लेंस को पतला बना देगा। जब लेंस पतला बन जाएगा तो समझ रहे हैं कि इसकी कर्वेचर घट जाएगी, वक्रता घट जाएगा और उसकी फिर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इत्मीनान से समझना है। अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए, म्यूजिक सुनिए, तब समझने का प्रयास कीजिए। एक बार अगर आप समझ लिए चीज को, विषय वस्तु को, तो फिर सदा के लिए आपके दिमाग में, आपके मानस पटल पर वो अंकित हो जाता है, फिर आप नहीं भूलेंगे उसको। लेकिन अगर आप स्किप कर जाएंगे इन चीजों को तो फिर आपको जीवन भर याद करनी पड़ती रहेगी। तो ध्यान देना है यहां पर कि क्या होता है कि ये सिलियरी मसल्स जो है ये नेत्र की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी है। मतलब नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी बदलता है वो किसके कारण होता है, सिलियरी पेशी के कारण होता है। कैसे होता है, प्रोसेस को समझना है थोड़ा सा। तो जब वस्तु दूर में है, आंख से दूर में है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि ये सिलियरी मसल्स जो है नेत्र लेंस को पतला कर देगा, और जब नेत्र लेंस को पतला कर देगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो फिर उसकी फोकस दूरी बढ़ गई तो इमेज रेटिना पे बन गया। जब ऑब्जेक्ट आंख के निकट में आती है, नजदीक में है, तो ये क्या करता है, सिलियरी मसल्स नेत्र लेंस को मोटा कर देगा। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी घट गई, फोकस दूरी घट गई तो नजदीक की वस्तु को भी देख पाते हैं। तो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है नेत्र लेंस का। किसके द्वारा चेंज हो रहा है, तो सिलियरी मसल्स के कारण चेंज हो रहा है। तो असली बात यह है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी बदल रही, जो ससंजन क्षमता है नेत्र लेंस की, यानी नेत्र लेंस का जो स्वतः समायोजन है, जो एकोमोडेशन है, वो एकोमोडेशन किसके कारण हो रहा है, तो सिलियरी मसल्स के कारण हो रहा है। इसलिए परीक्षा हॉल में जब ये क्वेश्चन आपके सामने होते हैं कि ससंजन क्षमता किसके कारण होती है, तो ध्यान देंगे ससंजन क्षमता नेत्र लेंस में ही है, लेकिन उसके लिए उत्तरदायी सिलियरी पेशी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और फिर विकल्प को भी देखने के बाद ही हम लोग टिक करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर बड़े बड़े एग्जामिनेशन में इन्हीं प्रश्नों में उलझ कर रह जाते हैं बच्चे, और फिर वो कंफ्यूज करके उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए कि सिलियरी पेशियों के कारण नेत्र लेंस में एक क्षमता पाई जाती है कि वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। इस क्षमता को हम लोग ससंजन क्षमता कहते हैं, या इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। महत्वपूर्ण बात एक ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो नेत्र लेंस है, दरअसल नेत्र लेंस प्रोटीन का बना होता है। तो बायोलॉजिकल रूप से अगर समझे कि ये नेत्र लेंस किस चीज की बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है। और प्रोटीन आप लोग समझ रहे होंगे एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल से 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनते हैं। तो यहां पर ये पूछे जा सकते हैं कि नेत्र लेंस किस चीज से बना होता है। विकल्प में आपको हो सकता है प्रोटीन ना मिले, एमिनो अम्ल मिल जाए, हो सकता है एमिनो अम्ल ना मिले, प्रोटीन मिले। तो इस बात को ध्यान पे रखना बहुत जरूरी है कि नेत्र लेंस जो होती है, नेत्र लेंस प्रोटीन की बनी जेलीवत संरचना है, जेलीवत संरचना है।
और चूंकि प्रोटीन जो है, ये आप समझ रहे हैं कि प्रोटीन क्या चीज है, ये एमिनो अम्ल से 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। अब आते हैं आखिरी बिंदु जो हमको समझना है कि नेत्र लेंस का कार्य क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज से आप लोग पहले से परिचित होंगे, फिर भी हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि नेत्र लेंस, ये जो हमारा लेंस है, इसका क्या काम है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वहां से जो प्रकाश किरण आ रही है, हमने पहले कहा कि वो कॉर्निया पे पड़ेगा, कॉर्निया के बाद वो आंख की पुतली से होकर आंख के अंदर प्रवेश करती है, और आंख के अंदर जब वो प्रवेश करेगी तो नेत्र लेंस पे पड़ेगी, और नेत्र लेंस उस प्रकाश किरण को रेटिना पे जाके फोकस कर देगा, रेटिना पे जाके इमेज बना देगा। मतलब अगर आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, अब इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें नेत्र लेंस को, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है, और वस्तु से जो प्रकाश किरण आ रही है, चाहे वो वस्तु आपको जहां पर भी हो, नेत्र के नियर पॉइंट पे हो, 50 सेंटीमीटर पे हो, 2 मीटर पे हो, या ऐसे समझिए 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, कहीं भी अगर वस्तु है, तो उस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, वो प्रकाश किरणें क्या होती है, जब नेत्र लेंस पे पड़ेगा तो नेत्र लेंस उस वस्तु का इमेज क्रिएट करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। जिस तरह से फोटोग्राफिक कैमरे में जो लेंस लगे हैं, उस लेंस का काम होता है इमेज क्रिएट करना, ठीक उसी तरह हमारे आंख में जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस का काम होता है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का प्रतिबिंब वो रेटिना पर जाके बनाता है। और ध्यान दीजिए कि आपको हमने पहले ही क्लास में बताया था कि आंख की संरचना को अगर देखिएगा तो ये जो गोला है, इसमें 3 परत आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, और इस तीनों परत को ध्यान पे रखना जरूरी है। हमने पहले ही कहा था, बाहर वाली जो परत है ये स्क्लेरा है, जिसको स्क्लेरोटिक कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। बीच वाली जो आपको परत दिखाई पड़ रही होगी काले भूरे रंग की, वो रक्तक पटल है, या जिसको हम लोग क्वेराइड कहते हैं। और अंदर वाली जो आपको परत दिखाई पड़ रही है, ये परत आपको रेटिना है। तो आंख की सबसे अंदरूनी परत रेटिना है, और रेटिना की हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग एक बार सारांशतः नेत्र लेंस को समझने का प्रयास करते हैं कि नेत्र लेंस प्रोटीन की बनी हुई जेलीवत संरचना है, जो आंख की पुतली के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका जो अगला सतह है, उसकी वक्रता जो होती है वो कम होती है, वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है, जबकि जो दूसरा सतह है, या जिसको हम आंतरिक सतह कह सकते हैं, उस आंतरिक सतह की वक्रता अधिक है, कर्वेचर अधिक है, और उसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो कम हो जाती है। नेत्र लेंस हमारा जो है, जिस संरचना के द्वारा अपने स्थान पे टिका होता है, उसको हम लोग सिलियरी पेशी कहते हैं, पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। और पक्षमाभी पेशी क्या करता है कि नेत्र लेंस को जरूरत पड़ने पर पतला भी कर देता है, और जरूरत पड़ने पर मोटा भी कर देगा। दूर की वस्तु को देखना है तो नेत्र लेंस को पतला कर देगा, नजदीक की वस्तु को देखना है तो नेत्र लेंस को मोटा कर देगा, उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। ठीक है, तो नेत्र लेंस की इस क्षमता को, जिसके कारण भिन्न भिन्न दूरी पर रखी वस्तु को वो देख पाता है, आंख मनुष्य के आंख में उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बन पाता है, दरअसल इस क्षमता को हम ससंजन क्षमता कहेंगे, या नेत्र लेंस का स्वतः समायोजन कहेंगे। इसी को हम ससंजन क्षमता कहते हैं, इसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। समझ पा रहे होंगे बात को। और नेत्र लेंस का काम क्या है, तो नेत्र लेंस का काम रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। तो बहुत बार ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं कि मनुष्य के आंख में बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो नेत्र लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब रेटिना पर होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया नेत्र लेंस, और साथ ही साथ हम लोगों ने सिलियरी मसल्स को, पक्षमाभी पेशियों को भी देख लिया। अब हम लोग आते हैं आंख का जो सबसे इंटरनल, जो उसका जो भाग है, सबसे आंतरिक जो हिस्सा है, जिसको हम लोग ये पीला रंग के रूप में यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस चित्र में, यानी रेटिना। तो अब हम लोगों का जो अगला बिंदु है वो बिंदु है रेटिना। इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? दृष्टि पटल।
ध्यान रखेंगे, धोखा नहीं खाएंगे। सबसे बाहरी परत को हमने दृढ़ पटल कहा था, स्क्लेरोटिक को स्क्लेरा को दृढ़ पटल कहा जाता है। और सबसे आंतरिक परत जो है, सबसे अंदरूनी हिस्सा जो है आंख का, जो मानव नेत्र का एक तरह से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, उस भाग को हम रेटिना कहते हैं, या इसी को हम लोग दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। और दृष्टि पटल जस्ट लाइक ए फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे फोटोग्राफिक कैमरे में रील होती है, इसको हम लोग विज्ञान के भाषा में कहिए तो फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उसी तरह हमारी आंख में रेटिना होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई दफे पूछे जाएंगे कि रेटिना की तुलना फोटोग्राफिक कैमरे के किस भाग से की जाती है। तो रेटिना की तुलना फोटोग्राफिक कैमरे के फोटोग्राफिक प्लेट से, यानी फोटोग्राफिक फिल्म से, या आप कह सकते हैं रील से किया जाता है, जिस पर कि जैसे आप निगेटिव देखे होंगे, निगेटिव पहले होता था कैमरा में, उससे फोटो बनाए जाते थे, तो फोटोग्राफिक प्लेट है। तो यहाँ पे रेटिना के बारे में समझ रहे हैं कि ये आंख का सबसे अंदरूनी हिस्सा है, नेत्र का सबसे आंतरिक हिस्सा है, ये आंतरिक हिस्सा है, ये आंतरिक भाग है ये, ठीक ना। और इस पर क्या होता है कि रेटिना पर ही वस्तु का इमेज बनता है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ध्यान ये रखना है कि ये प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। लेकिन मानव मस्तिष्क के द्वारा उस वस्तु को सीधा देखने की संवेदना प्रकट होती है। तो रेटिना को समझ पा रहे होंगे कि रेटिना आंख की सबसे अंदरूनी हिस्सा है, जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसकी तुलना फोटोग्राफिक कैमरे के फोटोग्राफिक प्लेट से की जाती है, फोटोग्राफिक फिल्म से की जाती है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है, लेकिन मानव मस्तिष्क के द्वारा इसको सीधा देखने की संवेदना प्रकट होती है। समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग कि रेटिना से एक विशेष तरह की संरचना जुड़ी होती है, ये जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, दरअसल ये विशेष संरचना, इसको हम लोग कहते हैं दृक् तंत्रिका। तो रेटिना पर जो इमेज बनता है, याद कीजिए कि आपको हमने पिछले क्लास में कहा था कि मनुष्य की आंख जो है, हमारी नेत्र जो है, उसका काम केवल इमेज क्रिएट करना है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, जबकि वस्तु को देखने का कार्य किसका है, मस्तिष्क करता है। तो अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि रेटिना पे इमेज ड्रॉ हो गया, इमेज क्रिएट हो गया, नेत्र लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन गया, वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। और उस प्रतिबिंब को क्या किया जाता है, दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को प्रेषित कर दी जाती है। मतलब रेटिना पर बना प्रतिबिंब किसके द्वारा मस्तिष्क को पहुंचाया जाता है, दृक् तंत्रिका के द्वारा। और वह दृक् तंत्रिका जब मस्तिष्क को प्रेषित करता है, तो वहां पर क्या होता है, मस्तिष्क के द्वारा उस वस्तु को सीधा देखने की संवेदना प्रकट होती है। तो हमारे अगला पॉइंट जो है, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिकाएं। तो दृक् तंत्रिकाएं क्या चीज है, आप समझ पा रहे होंगे कि दृक् तंत्रिकाएं जो है, रेटिना को मानव मस्तिष्क से, ह्यूमन ब्रेन से जोड़ने वाली विशेष नर्व है। ये क्या करता है, ये रेटिना पर बने प्रतिबिंब को, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क को प्रेषित करता, मस्तिष्क को प्रेषित करता है, यानी मस्तिष्क को भेज देता है। और मानव मस्तिष्क द्वारा वस्तु को कैसे देखने की संवेदना होती है, तो सीधा देखने की संवेदना प्रकट होती है। मानव मस्तिष्क द्वारा
वस्तु को सीधा देखने की संवेदना प्रकट होती है। संवेदना प्रकट होती है। तो ये तो एक दृक् तंत्रिका की सामान्य परिचय होगी। तो हमें समझना है दृक् तंत्रिका को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि दृक् तंत्रिका वस्तुतः किस तरह की संरचना है और इसमें जो क्वेश्चन के जो अन्य डायमेंशन होंगे, क्या सब क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, इसको समझना जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिकाएं। तो दरअसल दृक् तंत्रिकाओं से जो है वो दो तरह की संरचना जुड़ती है। एक कहलाता है शंकु और दूसरा कहलाता है छर। शंकु और छर, या जिसको हम दंड कहते हैं। शंकु अंग्रेजी में इसको हम लोग कोन कहते हैं, और यहां पर छर है, बेलन है, दंड कह लीजिए, जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। तो दृक् तंत्रिका से ये दो तरह की संरचनाएं जुड़ती है, शंकु और छर जुड़ती है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी आंखों में जो ये शंकु होता है, दरअसल तेज रोशनी जब होती है, अधिक प्रकाश में जो है, चूंकि ये शंकु अधिक प्रकाश के प्रति संवेदी है, ये प्रकाश के प्रति बहुत अधिक संवेदी होता है। तो जब हम तेज रोशनी में किसी वस्तु को देखते हैं, उसका जो इमेज क्रिएट होता है, तो वो शंकु उसको मस्तिष्क को प्रेषित करता है। तो देख पाने की क्रिया जो होती है उस दौरान हमारे शंकु के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन जब हम कम प्रकाश में होते हैं, अंधेरे में आते हैं, थोड़ा सा कम रोशनी में आते हैं, तो उस समय में जो प्रतिबिंब हम देख पा रहे हैं, रेटिना की पर बनी प्रतिबिंब जो मस्तिष्क को प्रेषित की जा रही है, वो आपको दंड के द्वारा। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट यही बनता है कि छर जो होती है ये अधिक प्रकाश के प्रति संवेदी है, अधिक प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। जबकि अगर हम छर को देखने का प्रयास करें तो छर जो है वो कम प्रकाश के प्रति, कम प्रकाश के प्रति संवेदी है। ये कम प्रकाश या आप कह सकते हैं अंधेरा। तो जब हम अधिक रोशनी में होते हैं और उस समय जो प्रतिबिंब बनता है उसकी संवेदना आपको शंकु के द्वारा मस्तिष्क को प्रेषित होती है, और कम प्रकाश में देखने में ये जो छर है या दंड जो है ये हमको काम देता है। ध्यान रखेंगे हम कि रेटिना पर जो ये इमेज बनता है वो दृक् तंत्रिका की इन्हीं दोनों संरचनाओं के द्वारा, छर और शंकु के द्वारा ही आपको मस्तिष्क को भेजी जा रही है। उसी के द्वारा वो प्रतिबिंब जो है वो हमको दिखाई पड़ रहा है, मानव मस्तिष्क को देखने का आभास होता है। अब क्या है कि ये जो हमारा नेत्र गोलक है, मतलब अगर हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो हमारा नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हमारा नेत्र लेंस है, ये हमारा नेत्र लेंस है, ये है नेत्र लेंस। थोड़ा सा इसको हमने जूम कर दिया ताकि आप बेहतर ढंग से देख पाइए। तो ये जो हमारा नेत्र लेंस है, दरअसल इस नेत्र लेंस का जो मेन एक्सिस होगा, नेत्र लेंस का जो मेन एक्सिस होगा, आप लोग लेंस का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जिसको मेन एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हो उससे परिचित होंगे। तो दरअसल ये जो नेत्र लेंस का जो मुख्य अक्ष होगा वो रेटिना को जिस बिंदु पे जाके मिलता है, इस बिंदु को हम कहते हैं येलो स्पॉट, या इसी को कहा पॉइंट है पीत बिंदु। तो पीत बिंदु क्या है? दरअसल पीत बिंदु इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट कहते हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में। ये क्या चीज है पीत बिंदु?
पीत बिंदु दरअसल वो पॉइंट है जहां पे हमारी जो आई लेंस है, जो हमारी नेत्र लेंस है, उसका मेन एक्सिस रेटिना को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हम येलो स्पॉट कहते हैं। और आंख के भीतर ये बिंदु जो है ये ऐसा बिंदु है जो सबसे अधिक प्रकाश सुग्राही होता है, मतलब कि आंख का ये सबसे अधिक प्रकाशित हिस्सा होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो दो ही तरह से पूछे जाएंगे आपसे कि मानव नेत्र का सबसे अधिक प्रकाश सुग्राही हिस्सा कौन सा है, सबसे प्रकाशित हिस्सा जिसको हम कहते हैं। तो मानव नेत्र का सबसे अधिक प्रकाशित एरिया जो है, सबसे अधिक प्रकाश सुग्राही भाग जो है, दरअसल वो पीत बिंदु है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको पीत बिंदु से समझना है कि रेटिना पर चूंकि ये बिंदु है, तो ये जो पीत बिंदु है, पीत बिंदु पर जो बना हुआ इमेज होता है दरअसल वो सबसे स्पष्ट होता है। रेटिना पर जितनी भी इमेज बनती है, जो इमेज पीत बिंदु पर बनेगा वो इमेज उसकी क्लियरिटी जो होगी वो सबसे बेहतर होगी, सबसे स्पष्ट इमेज जो होगा, सबसे फ्रेश इमेज जो बनेगा वो येलो स्पॉट पे बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, और मैं फिर कह रहा हूं ये दो ही तरह से पूछे जाएंगे। आप ध्यान से उन चीजों को चिन्हित कर ले, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो ध्यान रखेंगे पीत बिंदु के बारे में कि पहली बात ये बिंदु है कहां पर, तो ये बिंदु जो है हमारे नेत्र में कहां पर है, ये बिंदु यानी नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष, नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना से जहां मिलता है, रेटिना से जहां मिलता है। पहला पॉइंट कि ये कहां पर है नेत्र के भीतर, तो रेटिना पर स्थित है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसको हम लोग नेत्र लेंस का सबसे अधिक, सबसे प्रकाश सुग्राही यानी सबसे प्रकाशित हिस्सा, प्रकाश सुग्राही का मतलब हो गया सबसे प्रकाशित हिस्सा, ये पीत बिंदु है। और जो तीसरा बिंदु यहां से बनेगा, तीसरी महत्वपूर्ण पॉइंट येलो स्पॉट से, कि येलो स्पॉट पर जो बना इमेज होता है उसकी क्लियरिटी सबसे बेहतर होती है, यानी कि प्रतिबिंब यहां पे सबसे स्पष्ट बनता है, प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट। उम्मीद करते हैं कि पीत बिंदु को आप लोग अब समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से। अब देखिए कि ये जो पीत बिंदु है, दरअसल इस पीत बिंदु पे अगर आप देखिएगा तो यहां पर जो है इस बिंदु पर, तो दरअसल एक चीज ध्यान पे यहां पे रखना है हमको कि पीत बिंदु पर जो होता है वो क्षर और शंकु की संख्या सबसे कम होती है। मतलब अभी आपको हमने बताया दृक् तंत्रिका के बारे में, तो आपने देखा दृक् तंत्रिकाओं की बात करें तो इसमें दो तरह की संरचना जुड़ती है, क्षर और शंकु। तो क्षर और शंकु जो है, दंड और शंकु जो है वो येलो स्पॉट पे इसकी संख्या सबसे कम होगी। और जैसे जैसे हम येलो स्पॉट से दूर हटते चले जाएंगे वैसे वैसे क्षर और शंकु की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और चूंकि शंकु के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शंकु जो है हमारे आंख के भीतर, वो आपको तेज रोशनी के प्रति, अधिक प्रकाश में ये काम देता है शंकु। तो जैसा कि हमने बताया कि तेज रोशनी के प्रति कौन सा संरचना, ये शंकु अधिक संवेदनशील है, जबकि अगर हम क्षर को देखेंगे तो अंधेरे के प्रति, कम रोशनी के प्रति क्षर संवेदनशील है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि हम विभिन्न रंगों को देख पाते हैं, वस्तुएं हमें रंगीन दिखाई पड़ती है। आंखें हैं तो इस जहान को, इस दुनिया की रंगीनियत को हम निहार पाते हैं, उसका दीदार कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं। और जो ये रंग बिरंगा दुनिया है, ये जो हमें दिखाई पड़ती है, ये रंग बिरंगा दुनिया, वो विभिन्न रंग जो हमारे आंखों के द्वारा जो दिखाई पड़ती है, मस्तिष्क को अनुभूति होती है, उसके लिए जिम्मेवार ये शंकु है।
और आप देखिएगा कि बिहार एसआई के जो एग्जामिनेशन हुए हैं विगत ईयर के, जब आप उस प्रीवियस ईयर के प्रश्न को पलटिएगा तो वहां पे एक क्वेश्चन मिलेंगे कि वस्तुओं के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो शंकु के द्वारा होता है। और हमारी आंखों में दृक तंत्रिका में भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न तरह के शंकु होते हैं। जो रंग हैं उन रंगों के लिए अलग अलग शंकु होते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे आपने एक बीमारी देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस, हालांकि जब हम लोग दृष्टि दोष पे आएंगे तो वहां पर भी इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी। हम लोग बड़ी इत्मीनान से पढ़ेंगे, पूरी एकदम सारे आयाम को पढ़ेंगे। और जैसा कि मेरा पहला आश्वासन यही है कि जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय वस्तु को हम लोग पढ़ेंगे वहां से एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो शंकु जो होता है ये रंग का निर्धारण करता है, और भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग आपको शंकु होते हैं। जिस रंग का शंकु हमारे आंख में नहीं होगा वो रंग हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे आपने एक आनुवांशिक बीमारी का नाम सुना होगा जिसको हम लोग वर्णाधीयता कहते हैं, अंग्रेजी में उसको हम लोग कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जहां पे कुछ खास रंग जो होते हैं, लाल और हरा रंग की पहचान जो व्यक्ति है वो नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता, बेहतर ढंग से उसको नहीं देख पाता है। इसका मतलब है कि उसके आंख में उस रंग को अनुभव करने वाले शंकु की संख्या कम है अथवा नहीं है। उस शंकु की संख्या जितनी कम हो जाएगी उस रंग को पहचानने में वो व्यक्ति उतना अक्षम हो जाएगा। तो अगर ध्यान से समझा जाए तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, यानी कि जो कलर विजन है, वर्णाधीयता जो है, ये रोग शंकु का रोग है। आंखों में उस रंग को देखने वाला शंकु अनुपस्थित है। समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो रंगों का अनुभव शंकु के द्वारा होता है। उसके बाद कम रोशनी में हम छड़ के द्वारा देख पाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी कि मुर्गा के आंख में क्या नहीं होता है, तो मुर्गे के आंख में जो होता है वो केवल शंकु होता है, उसमें दंड नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए वो अंधेरे में नहीं देख पाता है। मुर्गा के आंखों में सिर्फ शंकु होते हैं, और आप जान रहे हैं कि शंकु का काम तेज रोशनी में देखना है। जब रोशनी होगा उस रोशनी में हम देख पाते हैं। वो काम किसके द्वारा हो रहा है? वो काम हो रहा है शंकु के द्वारा। तो जब दिन के समय में मुर्गा जो है वो देख पाएगा क्योंकि उसके आंख में शंकु है, लेकिन उसके आंख में दंड नहीं है। दंड नहीं है तो अंधेरे में चीजों को नहीं देख पाता। यही कारण है कि रात्रि के समय या कम प्रकाश में, अंधेरे में वो नहीं देख पाता। एक क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टेड एक पॉइंट बनता है कि जब हम लोग अंधेरे में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके रंगों को नहीं जान पाते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो इसका यही कारण है कि जब हम कम रोशनी में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, तो उस समय हमारी दंड कोशिका जो है, क्षर की कोशिका, वो तो एक्टिव है, वो कम प्रकाश में भी एक्टिव होता है। तो उसके द्वारा उस वस्तु को तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन उस समय शंकु जो है वो एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव मोड में है, जिसके कारण हम उसकी कलर को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अंधेरे में वस्तु दिखाई तो पड़ जाती है, कम रोशनी में वस्तु दिखाई तो पड़ जाती है, लेकिन हम उसके रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस दौरान हमारे आंख की शंकु की कोशिका एक्टिव नहीं होती है। अंधेरे में वो काम नहीं करता, वो केवल प्रकाश में काम करेगा, अंधेरे में क्षर काम करेगा। तो इस तरह से दृक तंत्रिका से जो ये दोनों जुड़ी हुई संरचना है, क्षर और शंकु, इसको आप लोग समझ रहे होंगे। आप येलो स्पॉट को समझ रहे होंगे। एक अन्य जो बिंदु है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु। तो हम लोग इस बिंदु को जानते हैं अंध बिंदु। दरअसल ये अंध बिंदु क्या है, सबसे पहले तो हम लोकेट करते हैं कि ये आंख में अंध बिंदु है क्या। तो बस दो तरह से समझिए कि पीत बिंदु के पीछे का जो बिंदु है, जो पीत बिंदु सबसे ज्यादा प्रकाश सुग्राहक बिंदु है, उसके ठीक पीछे एकदम डार्क प्लेस होता है, जैसे चिराग तले अंधेरा होता है, उसी तरह पीत बिंदु के पीछे एक अन्य बिंदु होता है जिसको हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। और ये अंध बिंदु बिल्कुल ही प्रकाश सुग्राही नहीं होता है। अगर उसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझे कि दृक तंत्रिका रेटिना को जिस बिंदु पर छेद कर मस्तिष्क को कनेक्ट करती है, जुड़ती है, उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं।
तो अंध बिंदु कहां पर है? अंध बिंदु जो है वो आपको वो बिंदु है जिस बिंदु पर दृक तंत्रिका रेटिना को छेद कर मस्तिष्क से जुड़ जाती है, उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पीत बिंदु के पीछे स्थित होता है। और अंध बिंदु ये बिल्कुल भी प्रकाश सुग्राहक नहीं होता है, ये प्रकाश सुग्राही नहीं होता है। प्रकाश सुग्राही नहीं होता है, सुग्राही नहीं। यानी कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि मानव नेत्र का सबसे अंधेरा स्थान कौन है, सबसे डार्क प्लेस कौन है, तो वो अंध बिंदु है। तो इस तरह से हम लोगों ने रेटिना से जुड़ी हुई जो तंत्रिका है, दृक तंत्रिका मस्तिष्क को प्रतिबिंब बनने की सूचना प्रेषित करता है। और दृक तंत्रिका से जो जुड़े हुए ये दो रचना है, क्षर और शंकु, साथ ही साथ हम लोग जो है ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट, दैट मीन्स अंध बिंदु और पीत बिंदु, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेत्र गोलक है, ये हमारा आई बॉल है, यानी कि एक गोले की तरह की हमारी आंख है। ये आगे वाला जो हिस्सा है, इस आगे वाले हिस्से को आप समझ पा रहे होंगे कि ये कॉर्निया है। और ये सबसे अंदरूनी हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे, ये हिस्सा क्या चीज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। बीच में हमारा आई लेंस है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और ये नेत्र लेंस जिस संरचना के द्वारा जुड़ी हुई है, अपने स्थान पे फिट है, वो सिलियरी मसल्स है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये नेत्र लेंस आंख के संपूर्ण गोले को, इस आई बॉल को दो कोष्टक में डिवाइड कर दे रहा है, दो भागों में बांट रहा है। एक ये कोष्टक नंबर 1 और ये नंबर 2, यानी कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच वाला एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच वाला हिस्सा। तो दरअसल ये जो पहला कोष्टक जहां पे हमने एक अंकित किया है, इस कोष्टक की अगर बात करें तो इस कोष्टक में एक जलीय द्रव भरा होता है। उस जलीय द्रव को हम क्या कहते हैं, एक्यूबियस ह्यूमर कहते हैं। यहां पर एक जलीय द्रव भरा होता है, जिस द्रव को हम कहते हैं एक्यूबियस ह्यूमर, एक्यूबियस ह्यूमर कहते हैं इसको। शॉर्टकट में इसको हम लोग AH, देखिएगा आप जो ह्यूमन आई के जो डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे, जब आप इमेज में डायग्राम को देखिएगा तो यहाँ पर आपको अक्सर जो है वो AH लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर आपको लिखा रहेगा AH, यानी एक्यूबियस ह्यूमर कहते हैं। और अगर सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो इसी को हम कहते हैं, एक्यूबियस ह्यूमर को ही हम लोग कहते हैं नेत्रोध, इसी को हम लोग कहते हैं नेत्रोध। और सरल शब्दों में समझे तो इसी को हम कहते हैं आंसू, इसी को कहते हैं हम आंसू। जब आप रोते हैं तो आपकी आंख से जो निकलने वाला पदार्थ होता है, निकलने वाला जो तरल है, निकलने वाला जो द्रव है, दरअसल वो द्रव एक्यूबियस ह्यूमर है, वो नेत्रोध है, जिसको आप आंसू कहते हैं, ठीक ना। और आपको बता दें कि ये एक्यूबियस ह्यूमर जो है, आंख से निकलने वाला जो ये नेत्रोध है, आंसू जो है वो एक विशेष ग्रंथि से निकलती है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नेत्रोध जो है, आंसू जो है, वो आंख के किस ग्रंथि से निकलती है। तो हमारी आंख में एक ग्रंथि होती है जिसको कहा जाता है लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड। दरअसल आंसू ग्रंथि के नाम से भी उसको जानते हैं। तो हमारे आंख में एक्यूबियस ह्यूमर जो है, नेत्रोध जो है, वो आंख से बाहर जो निकलता है वो किस ग्रंथि के द्वारा, तो लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा। तो इस ग्रंथि को भी हम लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे, लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि। इसी ग्रंथि को हम आंसू ग्रंथि के भी नाम से, आंसू ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए हैं कि आंसू जो है वो किस ग्रंथि से निकलती है, तो ये किस ग्रंथि से निकलती है, लैक्रिमल ग्लैंड से निकलती है, आंसू ग्रंथि से निकलती है। और ये जो आंसू है, ये दरअसल एक क्षारीय पदार्थ होता है।
मतलब अगर कभी रोते रोते आंसू आपके मुंह में चले जाएंगे तब आप उस आंसू की टेस्ट को समझ पाएंगे कि वो लवण युक्त होता है, वो नमकीन लगेगा आपको, यानी ये क्षारीय पदार्थ होता है। अगर आंसू की बात करें तो ये कैसा पदार्थ है, ये दरअसल क्षारीय पदार्थ है, यानी आप जिसको कहते हैं लवणीय पदार्थ। क्या कहते हैं, लवणीय है, ये लवण की मात्रा होती है। और इसका पीएच मान भी लगभग इक्विवेलेंट टू ब्लड, इसका पीएच मान 7.4 होता है लगभग। तो एक बिंदु ये हो गया कि आंख से जो नेत्रोद निकलता है, जो आंसू निकलता है, वो क्षारीय होता है, उसकी प्रकृति क्षारीय होता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां और बनते हैं कि हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं उस आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बड़ा यूनिक क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी आप पलट के देखिएगा, जो है बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर को पलटिएगा तो वहां पे आपको मिल जाएंगे ये, कि हमारी आंख के द्वारा जो माने लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा जो आंसू निकलता है, जो क्षारीय पदार्थ निकलता है, दरअसल उसमें एक विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल को हम सियालिक अम्ल कहते हैं। तो दरअसल हमें इस बात को ध्यान रखना है कि आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंसू में सियालिक अम्ल, कौन सा अम्ल, सियालिक अम्ल पाया जाता है, सियालिक अम्ल पाया जाता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन बनता है, जो बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद भी कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें चौंका डालते हैं परीक्षा हॉल में। तो एक प्रश्न यहां से बनते हैं कि आंखों से जो आंसू निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है। तो आपको बता दें कि हमारे आंखों से जो आंसू निकलता है उसमें एक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो एंजाइम्स होता है लाइसोजाइम। इससे परिचित होंगे आप लोग, पाचन तंत्र को पढ़े होंगे अगर, तो पाचन तंत्र में इस एंजाइम्स से भेंट मुलाकात आपकी हुई होगी। और आंसू में भी जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कौन सा एंजाइम्स होता है, तो ध्यान रखने की बात है कि हमारी नेत्र में के द्वारा जो आंसू निकलते हैं उस आंसू में कौन सा, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अब आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि ये जो पहला कोष्टक है इसमें जो जलीय द्रव है उसको हम लोग एच कहते हैं, एक्यूबियस ह्यूमर कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं, आंसू कहते हैं, क्षारीय प्रकृति के है, लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं, इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं, सियालिक अम्ल पाया जाता है, इसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है। और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहां से, बस आपको इन बातों को ध्यान पे रखना है। अब आते हैं कि ये जो दूसरा कोष्टक देख रहे हैं कि यहाँ पे रेटिना है और ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस। और इस वाले कोष्टक में जो एक जलीय द्रव भरा है उसको हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। देख रहे हैं विट्रियस चैम्बर लिखा हुआ, और उस विट्रियस चैम्बर में जो अम्ल, जो एक पदार्थ पाया जाता है उस द्रव को हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसको हम लोग VH लिखते हैं, इसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। इसी को कहा जाता है कचाव द्रव्य, कचाव द्रव्य। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेत्रोद जो है, एक्यूबियस ह्यूमर जो है वो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में है, विट्रियस ह्यूमर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में है। लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में जान के, आंसू के बारे में जान के, अब एक और भी इंटरेस्टेड पॉइंट जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि जब आप आंसू को पढ़ रहे हैं आप देखते होंगे कि अक्सर जब कभी कुछ धरना प्रदर्शन होता है, हड़ताल होता है, या भीड़ जो होती है वो प्रदर्शन करती हुई भीड़ जब उग्र हो जाती है तो पुलिस उस पर
तो प्रदर्शन करती हुई भीड़ जब उग्र हो जाती है तो कई बार उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस उस पर आंसू गैस छोड़ती है, आंसू गैस के गोले दागती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आंसू गैस में क्या चीज होता है जो हमारी आंखों में जो है वो लगता है और जिसके कारण जो है वो असहनीय पीड़ा होने लगती है। तो वो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि आंसू गैस में क्लोरोएसिटोफिनोन पाया जाता है। आंसू गैस, आंसू गैस, इसमें जो पाया जाने वाला पदार्थ है वो है क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। स्टार, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। अक्सर इस क्वेश्चन से आपका पाला पड़ेगा, तो एकदम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि जो अश्रु गैस होता है जिसको कि हम टीयर गैस कहते हैं, अंग्रेजी में उसको अश्रु गैस को टीयर गैस कहा जाता है। तो टीयर गैस में जो पाए जाने वाला जो पदार्थ है जिसके कारण हमारी आंखों में जलन पैदा होती है, जो आंसू निकलने लगते हैं, वो यही है क्लोरोएसिटोफिनोन। इसी के कारण हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, असहनीय हो जाता है और हम फिर उस प्रदर्शन से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये है हमारी आंख की संरचना, जो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। एक आखिरी पॉइंट जो यहाँ पर है कि पिंक आई से एक क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे संरचना में नहीं, जब हम डिजीज पढ़ेंगे, जब हम दृष्टि दोष को पढ़ेंगे या फिर जिन नेत्र से संबंधित जितने भी आपको डिजीज है, जो व्याधियां हैं, जैसे मोतियाबिंद हो, टेक्रोमा हो या वर्णाधीयता है और जो हमारी दृष्टि दोष है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो वहां पे हम कंजक्टिवा के बारे में, जिसको हम नेत्र श्लेष्मा शोथ कहते हैं, या उसको हम जो नेत्र श्लेष्म के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ के कारण होता है, तो उस कंजक्टिवा के बारे में जो आइरिस से जुड़ी हुई बात है उसको हम लोग वहां पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में अब हम लोग फिर मिलेंगे दृष्टि दोष के साथ और नेत्र में पाई जाने वाली जो व्याधियां है। और अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि द डिटर्मिनेशन परिवार एक बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत ही साहसिक फैसले लेंगे और चौंकाने वाला परिणाम देंगे। तो जरूर अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसको शेयर करना ना भूलें और अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक ना, इसी अपील के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन को दबा दें और फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास में और हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे दृष्टि दोष को। तो अब मिलते हैं फिर से एक बार अगले क्लास में। धन्यवाद।